and welcome to a brand new episode of Dr. Guria's Take. मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर गुड़िया और आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी मैं क्या तारीफ करूं और मैं किस तरह से इनको डिस्क्राइब करूं। माशाल्लाह बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। कोई शोबा ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। एक्टिंग से लेके, डायरेक्शन से लेके, राइटिंग से लेके, पेंटिंग से लेके, स्कल्पचर से लेके, माशाल्लाह हर चीज इन्होंने की है और ना सिर्फ की है बल्कि लाजवाब की है। तो जब हम छोटे होते थे तो एक चीज हम बहुत सुनते थे कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम पारस, वो जिस चीज को भी छू लेती है उसको सोना कर देती है। तो मेरा ख्याल है जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो भी बिल्कुल तकरीबन वही हैं कि वो जिस चीज को भी छू लेते हैं, उसको जिस रोल को भी छू लेते हैं, उसको सोना बना देते। तो अब मजीद टाइम जाया नहीं करेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आज के हमारे गेस्ट से पारस मसरूर। अस्सलाम वालेकुम पारस। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, क्या हाल है? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह साईं का। अच्छा, थैंक यू सो मच पारस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई नो रमजान के दिन है, ऊपर से फिर आपकी शूट्स भी चल रही होंगी, गर्मी भी बहुत है, ऊपर से कोविड भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ आपको लड़ना है एक ही वक्त में। हाँ बिल्कुल, दिस इज द लाइफ। और मैं तो हर मोमेंट को एंजॉय करता हूँ और जैसे भी हो, लॉकडाउन हो ना हो, काम हो ना हो, जैसे भी हो, शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। ये तो है। तो क्या हालात है कराची के? कराची के हालात बिल्कुल जबरदस्त हैं और लोग घूम फिर रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की चहलकदमी, आना जाना सब मामूल के मुताबिक है। अच्छा, लोग रोजा रख रहे हैं बहुत अच्छे से और सहरी में रात गए तक, सहरी तक मुख्तलिफ जगहों पे रश रहता है खाने पीने के होटल्स पे। और इसी तरह से इफ्तारी के भी मामला जैसे हमेशा से चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन मेजर जो मार्केट्स हैं शॉपिंग के लिए अभी वो 2 दिन बंद होती हैं, बाकी ये हफ्ता खुला रहता है। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तो हालात ही बहुत डिफरेंट है। अच्छा, तो चलें अब हम शुरू करते हैं पारस इस बात से कि माशाल्लाह आपकी बहुत ही बड़ी लेगेसी लेके आप चल रहे हैं। बेदर मसरूर साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बहुत हमारे राइटर भी हैं, म्यूजिशियन भी थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, माशाल्लाह पीटीवी पे 35 ईयर्स से ऊपर उन्होंने काम किया है। बीना साहिबा, मैं उनकी ड्रामे देख देख के बहुत एंजॉय किया हमने। आपके ग्रैंडफादर माशाल्लाह से गुलाम अली मसरूर साहब बहुत बड़े सूफी ना सिर्फ शायर थे बल्कि अगर मेरा ख्याल है तकरीबन 6 जबानों में उन्होंने शायरी भी की है। 6 से 7 जबानों में, 7 जबान शायर थे वो। और माशाल्लाह, तो इस कदर माशाल्लाह से इतनी मल्टी टैलेंटेड फैमिली है आपकी, इस कदर एक आपने क्या, किस तरह का बचपन कैसा था आपका? आपने क्या माहौल देखा अपने घर में? हमारे घर में शुरू से बड़ा लिखने पढ़ने वाला माहौल, क्योंकि मैंने जब होश संभाला तो मैंने वालिद साहब को देखा अपने और वालदा को इस तरह से देखा, हमेशा काम से कमिटेड रहना और लिखने पढ़ने का रुझान बहुत ज्यादा। बाबा को मैं हमेशा देखता था कि या तो वो इबादत में मसरूफ रहते थे या फिर अपने लिखने पढ़ने में या फिर अपने ऑफिस के प्रोफेशनल काम में, शूटिंग्स पे। तो बचपन मेरा इसी तरह से ही गुजरा, किताबों के बीच में। और एक तरह से मतलब हर वक्त कोई क्रिएटिव वेंचर हमारे घर में रहता था। फॉर एग्जाम्पल, बाबा कभी म्यूजिक पे काम कर रहे होते थे, कोई धुन कंपोज कर रहे होते थे, तो मैं बाबा के साथ बैठ जाता था। तो बाबा हमें गाइड करते रहते थे हमेशा। कोई फिल्म चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है, तो उस पे बाबा हमको बताते रहते थे। और बचपन से ही चूंकि ग्रैंडफादर की जितनी भी पोइट्री थी वो अपनी लाइफ में नहीं शाया कर पाए थे। और बाबा हमारे 5 साल के थे जब हमारे दादा का इंतकाल हो गया, तो वो अपनी जिंदगी में हमारे दादा अपना कलाम पब्लिश नहीं कर पाए थे। और कुछ कुछ चीजें पब्लिश हुई थी, लेकिन बेशतर जो उनका कलाम था वो पब्लिश नहीं हुआ था। तो उस पे बाबा ने तकरीबन 4 साल 5 साल बैठ के वो पूरा समेटा उस सारे कलाम को और उसको तरतीब दिया और कुलियात मसरूर के नाम से 3 से 4 जिल्दों में उसको शाया किया। मसनवी, हीर रांझा, प्रेम सागर,
राग की शरई हैसियत और बहुत सारी बेशतर किताबें बाबा ने शाया की दादा की, जो वो अपनी जिंदगी में नहीं कर सके। तो ये बेड़ा जो है सारे भाइयों में से बाबा ने उठाया, और अपना तो काम किया ही किया, लेकिन साथ साथ दादा का भी कलाम उन्होंने शाया किया। तो मुझे ये बताओ मुझे पारस के, जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हारे अंदर ज्यादा मुझे लगता है कि किससे ज्यादा करीब महसूस करते हो जेनेटिकली? तुम्हारे अंदर दादा की ज्यादा खुसूसियात हैं या तुम्हारे अंदर अब्बा की ज्यादा खुसूसियात हैं? मतलब मेरे अंदर मुझे फीलिंग होती है कि जैसे कोई भी आर्ट फॉर्म जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैंने इनहेरिट ही की है, मैंने प्रॉपर सीखा नहीं है। जैसे पेंटिंग और ड्राइंग का जो सेंस है वो मुझे मेरी नानी की तरफ से आया है। इसी तरह से जो पोइट्री का सेंस है वो मुझे मुझे मेरे दादा की तरफ से आया है। और बाकी जितना भी टैलेंट है वो बाबा की तरफ से और दादा की तरफ से और अम्मा की तरफ से मैंने इनहेरिट किया है। और नेचुरली वो चीज मेरे अंदर डेवलप होती गई, और होते होते मैं आपके सामने हूँ। बाबा यूज्ड टू से कि आई एम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो मैं बाबा से कहता था मैं क्या करूं, तो वो कहते थे एटलीस्ट बी अ मास्टर ऑफ वन। तो मेरे अंदर शुरू से खुद को इजहारने का एक जज्बा था कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, उनको खुश करूं। तो हमेशा से बचपन में भी मैं सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को फैमिली गैदरिंग्स में एंटरटेन कर रहा होता था। कभी गा के सुना रहा हूँ, कभी डांस कर रहा हूँ, कभी लतीफे सुना रहा हूँ। तो एवरी टाइम आई जस्ट, मुझे बहुत मतलब खुशी होती थी, अच्छी फीलिंग होती थी जब मैं देखता था कि लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात पे खुश हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली दिस थिंग ब्रिंग मी टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। और जाहिर है ये फैमिली सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता था। तो सबको ये एक एहसास था शुरू से कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है बाय बर्थ। और उसको मैं प्रैक्टिस करता गया, और वो चीज मेरे सामने, मैं खुद हैरान होता था कि ये कैसे होता है मेरे साथ। बट नेचुरली अल्लाह ने मुझे आर्टिस्ट ही पैदा किया, एक आर्टिस्ट घराने में। और जैसे आपने कहा बचपन में, तो बचपन में हमें ऐसा सच कोई रोक टोक नहीं होती थी कि ये मत करो, वो मत करो, ये क्यों कर रहे हो, गाना क्यों गा रहे हो, डांस क्यों कर रहे हो। मतलब कोई कंजर्वेटिव फैमिली से मैं ताल्लुक नहीं रखता ऑब्वियसली। और हर वक्त इल्म अदब की बातें, तसव्वुफ की बातें, मैं छोटा ही था तो बाबा मुझे किस्से सुनाते थे, सूफीज्म के बारे में बताते थे, क्योंकि एट द सेम टाइम वो दादा का कलाम लिख रहे होते थे, तो खुद भी लिख पढ़ रहे होते थे। तो बच्चों के साथ शेयर करना वो बातें। फिर सबसे ज्यादा जो जहनी नशोनुमा हुई और जहन हमारा डेवलप हुआ, वो हमारे अम्मा और हमारी बाबा दोनों आपस में डिस्कशंस करते थे। जो वो पढ़ रहे हैं होते थे या जो वो लिख रहे होते थे, तो वो आपस में उनकी डिटेल्ड बड़ी डिस्कशंस होती थी, और हम भाई बहन तीनों चारों जो है ना यूं करके बैठ के उनको सुन रहे होते थे कि क्या बातें हो रही हैं। तो उस वक्त हमारा बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस होता था। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी कि हम ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ पे इल्म अदब की बातें हो रही होती थी, इश्क की बात होती थी। और जैसे जैसे शऊर बेदार होता गया, समझ आती गई, तो वो बातें भी समझ में आती गई और वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती गई। हम्म। हम्म। अच्छा, तो जब तुम छोटे होते थे तो कोई खास कोई एक्टर होता था जिसको कॉपी करते थे? नहीं, आई डोंट बिलीव इन कॉपीइंग, बिकॉज मेरे बाबा ने भी यही मुझे समझाया, और मेरे उस्तादों ने भी मुझे ये समझाया कि कॉपी नहीं करना किसी को, और अपनी पहचान बनाएं, अपना स्टाइल बनाएं, अपने आप को पहचानें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। सो आई ऑलवेज, मैं इस यही मेरी अप्रोच रहती थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर से जो चीज निकलेगी वो इम्पोर्टेंट है, अदर देन मैं किसी को इमिटेट करूं या किसी को कॉपी करूं। सो आई डोंट बिलीव इन कॉपीइंग, आई बिलीव इन ओरिजिनल वर्क जो आपकी अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है। जैसे पारस, तुम मिमिक्री तो बहुत अच्छी करते हो, ये तो मुझे भी पता है कि तुम मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो। तो ये मिमिक्री तो मैं तुमसे एंड में करवाऊंगी, जिसके लिए जहनी तौर पे तैयार रहना। हाँ, लेकिन मिमिक्री मैंने छोड़ दी है, बिकॉज आई थिंक कि वो एक ऐसा मुश्किल काम है जो बचपन में मैं करता था ऑब्वियसली। वो इस वजह से क्योंकि मैं ऑब्जर्व बहुत करता था लोगों को। और अभी एज सच मैं मिमिक्री की प्रैक्टिस में हूं नहीं, बिकॉज मैं अपना ही क्राफ्ट प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ अदर देन मिमिकिंग, बिकॉज मिमिक्री इज
सम अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, और जिसके लिए बड़ी मेहनत और ऑब्जर्वेशन चाहिए। अगर मैं मिमिक्री पे लग गया तो फिर मैं सिर्फ मिमिक्री करूंगा। अच्छा। इसीलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ इस चीज से। अच्छा। अच्छा चलो हाँ, ठीक है। सॉरी। हाँ, लेकिन लेकिन हाँ, मैं पहले थोड़ा दिन सा, से रोक दिया। थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगा कि चलो आपको ठीक है। करके दिखाऊं। वो मैं गाने गाता था मुख्तलिफ आवाजों में। अच्छा अच्छा, ओ ओके, हाँ दिस इज समथिंग न्यू। हाँ ठीक है, चलो ये सुन लेंगे हम। हाँ। अच्छा, चले पहले हम संजीदा गुफ्तगू करते हैं, जब हम उससे थक जाएंगे तो फिर हम इस लाइट करने के लिए जरा उसको फिर इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। ये कि तुमने ट्रेनिंग भी ली, नेपा से ग्रेजुएशन तुमने किया है, फिर माशाल्लाह से मास्टर्स कराची ऑफ यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से किया है। तो जी। मास्टर्स भी है, और जो है नेपा भी है माशाल्लाह। ड्रामा के पूरे, क्या कहना चाहिए, सारी की सारी तुमने पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर ली हुई है। किस किस के साथ काम किया था नेपा में, किस किस ने पढ़ाया था? नापा में मेरे मेंटोर जिया मोयुद्दीन साहब, जो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सीईओ भी हैं, उनसे बहुत सीखा। अंजुम अयाज साहब, राहत काजमी साहब से बहुत पढ़ा हमने। ये सारी फैकल्टी है वहाँ पे, जिया मोयुद्दीन साहब, राहत काजमी साहब, तलत हुसैन साहब, अंजुम अयाज साहब, खालिद अहमद साहब। वहाँ पे मैडम सादिया होती थी, उन्होंने हमें पढ़ाया। और काफी दफा नसीरुद्दीन शाह साहब भी तशरीफ लाए थे एकेडमी, तो उनके साथ भी वर्कशॉप्स की। और कबीर खान साहब भी वर्कशॉप्स के लिए आते रहे। मतलब जितने भी मशहूर अदाकार थे और राइटर्स थे, डॉक्टर अनवर सजाद साहब वहां पर थे। तो इन बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, क्राफ्ट्समैन के बीच में रहते हुए, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और राहत काजमी साहब से बहुत सीखा, जिया मोयुद्दीन साहब से बहुत सीखा। और मैं अपना मेंटोर जो दिल से मानता हूँ, मैं जिया मोयुद्दीन साहब को मानता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत बारीक चीजें सीखी हैं और समझी हैं। हम्म। अच्छा तो मुझे 3 साल बताओ। का अरसा था। 3 साल, अच्छा। तो हमारे जो फीमेल आर्टिस्ट हैं इस वक्त जी। पाकिस्तान में, उनमें से कोई है जिन्होंने वहां से ग्रेजुएशन की है या वहां से सीखा है? हाँ, हमारे बैच में कुछ लड़कियां थी, और उसके बाद भी जो बैच आए उनमें कुछ लड़कियां थी जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में काम कर रही हैं। और उनमें एक उरूसा है, सना अस्करी है, मिजना है, और काफी सारी लड़कियां हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में काम कर रही हैं। बाकी अदरवाइज टीचिंग फैकल्टी में फीमेल ऐसी कोई स्टार सेलिब्रिटी या नहीं मेरे ख्याल से थी जो हमें पढ़ाती, लेकिन वर्कशॉप्स के लिए आती रहती थी। जैसे फिल्में मरीना भी। खान आ जाती थी वर्कशॉप के लिए, आयशा आलम आ जाती थी वर्कशॉप के लिए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी एक दो नाम याद आ जाएंगे, बट फैकल्टी में समीना अहमद आती थी वर्कशॉप्स के लिए। बट फैकल्टी में ऐसा कोई बड़ी मशहूर एक्टर नहीं थी। एक तुमने ड्रामा किया था तलत हुसैन के साथ, जो था से नो टू सुसाइड, याद है कुछ? से नो टू सुसाइड वाज द टैग लाइन। तलत हुसैन साहब ने किसी टाइम में एक प्ले लिखा था, पिंटू डेथ क्लब, मौत से पहले, जिसको हमने अडॉप्ट किया पिंटू डेथ क्लब के नाम से, जिसको मैंने डायरेक्ट किया था अभी पिछले साल अक्टूबर में। आर्ट्स काउंसिल में फेस्टिवल हुआ था थिएटर का, तो उसमें मैंने वो प्ले डायरेक्ट किया था उनकी इजाजत से। और उसको मैंने म्यूजिकली किया था। और उसमें कुछ उसमें लिरिक्स, गाने मैंने इनकॉर्पोरेट किए थे जिसमें लिरिक्स सारे मैंने लिखे थे। और एक मेरा मैसेज था उसमें इन फॉर्म ऑफ रैप, सो वो मैंने किया था। तो बहुत वो एक मजेदार एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो। और तलत हुसैन साहब ने खुद बैठ के देखा, सराहा, प्यार दिया, बहुत शफकत दी। हाँ, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हुई थी जब मैंने देखा कि इस तरह के ड्रामे भी आप लोग करते रहे हैं, और पता नहीं समहाउ क्यों वो इतनी लाइमलाइट में नहीं आते। तो क्या इनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती इन ड्रामों की जो बाद में यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आए? अच्छा, थिएटर जो है वो ऑब्वियसली लाइव मीडियम है, तो वो थिएटर लाइव देखा जाता है उसको। फिर यहाँ पे अभी अभी जाके थोड़ा रुझान शूट करके अपलोड किया है। बाकी आर्ट्स काउंसिल के जो अभी प्लेस हैं वो एज सच किसी पोर्टल पे मौजूद नहीं है, बट आई थिंक कुछ अरसे में हो जाएंगे। और रिकॉर्ड तो हुए हैं, उनका जो इंटरनल आर्काइवल है
उसके लिए वो हर ड्रामे को शूट करते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनकी। लेकिन वो मेरे ख्याल से उनके अपने आर्काइवल में है, अभी फिलहाल मेन स्ट्रीम पे नहीं आया। और थिएटर वैसे भी जाहिर है, थिएटर का मीडियम बिल्कुल अलग है और टेलीविजन और सोशल मीडिया बिल्कुल अलग है। तो एज सच थिएटर को स्क्रीन पे देखने का रुझान कम है, क्योंकि मजा नहीं आता वैसा जैसा आप लाइव देखने में मजा आता है। शेक्सपियर भी किया आपने? जी, शेक्सपियर काफी मैंने मैकबेथ किया है और हैमलेट किया है और किंग लियर किया है और बाकी स्टूडेंट लाइफ में कुछ प्लेस किए हैं। जबरदस्त। चलो अब हम आते हैं तूरा खान की तरफ। कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा संगे मरमर का? संगे मरमर का क्या मैं बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। 2016 में मैंने कमबैक किया था, क्योंकि उससे पहले मैं 3 साल 4 साल न्यूज में रहा, न्यूज चैनल्स में रहा। और वहाँ उस दौरान मैं शब्बीर तो देखेगा किया। तो उस टाइम में क्योंकि मैं जॉब असाइंड थी, तो मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा था स्क्रीन के लिए, और मैं थिएटर कर रहा था। और मुशर्रफ के रिजीम में हम लोगों ने हिंदुस्तान जाके भी काफी प्लेस किए वहाँ। दिल्ली का जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, NSD, वहाँ परफॉर्म किया। कलकत्ता में परफॉर्म किया, चंडीगढ़ में परफॉर्म किया, अमृतसर में परफॉर्म किया, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे तहरीक निस्वा के साथ मैंने कोलैबोरेट किया। उनके साथ काफी, शीमा किरमानी जी ने मुझे 2-4 प्लेस में अपने साथ रखा वहाँ, और हम हिंदुस्तान गए, इंडिया गए, वहाँ हमने परफॉर्म किया। सो उस दौरान मैं थिएटर कर रहा था, लेकिन न्यूज चैनल में नौकरी की वजह से मैं स्क्रीन पे एक्टिंग नहीं कर रहा था। तो अंदर ही अंदर मुझे एक चीज हो रही होती थी कि मैं एक एक्टर हूँ और कहीं एक्टर मेरा जो है कहीं गुम ना हो जाए। और मैं चाहता था कि हमेशा लोग मुझे एक अच्छा परफॉर्मर और एज एन एक्टर याद रखे। तो 2016 में आई लेफ्ट माय जॉब। बिफोर दैट तकरीबन 15 में मैंने जॉब अपनी छोड़ दी, और शब्बीर तो देखेगा भी छोड़ दिया, और आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन ऑन माय क्राफ्ट एंड एक्टिंग। तो 2016 में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। MD प्रोडक्शन से कॉल आई, सैफी हसन ने मुझे कॉल किया संगे मरमर के लिए। उससे पहले वो एक दोस्त की शादी में मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ, अभी फिलहाल ढूंढ रहा हूँ काम। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उस टाइम में एहतशामुद्दीन जो है वो डायरी कर रहे थे, और सैफी हसन के पास संगे मरमर का प्रोजेक्ट था। तो संगे मरमर मुस्तफा अफरीदी ने लिखा, और बहुत ही जबरदस्त लिखा। वो उसका पूरा प्लॉट ही शेक्सपियरियन प्लॉट था, और सारे किरदार उन्होंने बड़े डीप डाउन जाके लिखे, और हर किरदार का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे सारे। और जब उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगे मरमर मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, और मेरा कमबैक था। और मुझे फॉरेन फॉरेन ट्रैवल करना था। उन्होंने कहा कि बस तुम्हें फॉरेन ट्रैवल करना है और फॉरेन पहुंचना है। सो वहां पे मैं रहा, तो वहां पे जो भी सारी कास्ट थी, और सैफी हसन जो डायरेक्टर थे, सबने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत मजा आया। एक तो वहाँ का वेदर, वहाँ की सीनरी, फिर वहां पे टाइम बहुत मिल जाता था अपने अपने कैरेक्टर को स्टडी करने का। और चूंकि इतने उसमें लेजेंड्स लोग थे, एक्टर्स थे जिनके साथ काम करना था, तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई थी। नुमान एजाज साहब, सानिया सईद थी, उमर राना थे, उस्मा हसन उसमें थी, और नजीबा थी, शर्मीन थी, और मुस्तफ़ा था उसमें, नोमान हसन नोमान थे। तो वो ये सारे लोग बड़े मंझे हुए अदाकार थे। तो इन सब के बीच में काम करना, तो सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, सबका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड था। और रिहर्स करना, क्योंकि फिर सैफी हसन खुद थिएटर थिएटर के आदमी है, थिएटर एक्टर हैं वो, और उन्होंने बहुत थिएटर किया है। उनके साथ मैंने स्टेज भी शेयर किया है। इंडिया हम लोग गए थे, लेस स्ट्राटा एक प्ले है, शीमा किरमानी ने किया था, तो उसमें सैफी हसन और मैं भी कास्टेड थे। तो हमने साथ में शेयर किया स्टेज। तो उनके साथ वैसे ही मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और वो मेरे पहले डायरेक्टर थे जिनके साथ मैंने डेब्यू किया था काफी साल पहले, 2008 में, मे बी 9 में। खराशे के नाम से एक सीरियल आया था जो सैफी हसन ने डायरेक्ट किया था, और उन्होंने उसमें मुझे किरदार दिया था। सो वो कहते हैं ना कि हीरे की जो पहचान होती है जौहरी को होती है।
तो मैं समझता हूँ कि सैफी हसन वो जौहरी हैं जो टैलेंट को पहचानते हैं और हमेशा वो नए टैलेंट को मौका देते हैं। इसी तरह से एहतशामुद्दीन भी हैं, वो नए टैलेंट को हमेशा मौका देते हैं। तो उन्होंने हम मुझे मौका दिया संगे मरमर में, उनका बहुत शुक्रिया। और एक बात जो काफी लोगों को नहीं मालूम, मैंने शायद पहले भी कभी किसी इंटरव्यू में कही होगी कि संगे मरमर का जो तोरा खान कैरेक्टर था वो मुस्तफा अफरीदी ने एहतशामुद्दीन साहब के लिए लिखा था। और चूंकि वो उडारी प्ले में बिजी थे, डायरेक्ट कर रहे थे, तो ही कुडंट डू इट। और किस्मत की बात है वो मुझे मिलना था। और सैफी हसन ने कहा कि भाई पारस ये किरदार कर सकता है तो उससे करवाएं, बिकॉज तोरा मीन्स ब्लैक, खान मीन्स पठान, तो काला पठान उनको दिखाना था। तो बिकॉज आई एम अ ब्राउन गाय, तो मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, तो ब्रिटिश है, तो वो उस किरदार में भी आ रहा था। और उन्होंने, उनको पता था कि मैं परफॉर्मर हूँ और लेयर्ड कैरेक्टर है और काफी ट्विस्ट्स हैं उसके साथ, तो ही थॉट के पारस इसको बहुत अच्छे से करेगा। बस अल्लाह को इज्जत देनी थी, ये चीज मुझे मिलनी थी। तो एहतशामुद्दीन साहब के पास भी मैं गया था शूट से पहले, उनसे इजाजत ली कि आपके लिए लिखा गया है किरदार, आपकी इजाजत से मैं ये करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत बेस्ट विशेस दी, उन्होंने कहा तुम करो और बहुत अच्छा करोगे। और उनसे उस कैरेक्टर के बारे में भी बहुत डिस्कशंस हुई जाने से पहले। फिर रास्ते में मैं मुसलसल पढ़ता हुआ गया क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे स्क्रिप्ट भी पूरा पढ़ना था। तो मैं पढ़ते पढ़ते सवात पहुंचा और काफी घंटों की मुसाफत के बाद वहां पहुंच के फिर जब शूट शुरू हुई तो एक एक मोमेंट वो खूबसूरत था कि जब मैं थ्रू आउट अपने कैरेक्टर को कंसीव कर रहा था कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कैसे। फिर अच्छा, एक मेरे जहन में ये था कि क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट और जो वो जो स्टोरी है वो पूरी पठान ट्राइब पे है, तो आया हमें पठान एक्सेंट में बोलना है या क्या करना है। तो सैफी हसन ने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि ये नेशनल चैनल है तो उस पे हम इस तरह से क्लीशेड नहीं जाएंगे कि एक एक क्लीशेड होता है ना कि पठान अगर बात करेगा उर्दू में तो वो मुजक्कर मोनस को इधर उधर कर देगा और थोड़ा सा स्टाइल में हम तुमको बताए ये वो करके जो बात करते हैं जैसे। तो मैं समझा कि शायद ऐसे होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, उर्दू बिल्कुल सीधी साफ बोलनी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो थोड़ा अजीब लगेगा कि बिल्कुल साफ उर्दू बोल रहे हैं और पठान बैकग्राउंड में। तो मैंने थोड़ा सा उसको एक्सेंट का टिंच दिया, हल्का सा लहजा अपना पश्तो वाला रखा, पठान वाला लहजा रखा। बाकी उर्दू बिल्कुल मैंने सीधी साफ बोली है, उसमें सबने ऐसे ही किया। तो उसमें मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं टीवी ज़ाहिर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा देखती हूँ, मगर खैर मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, रीजनेबली देखती हूँ। मेरा ख्याल है मैंने तोरा खान जैसे कैरेक्टर्स बहुत कम देखे हैं। संगे मरमर जैसा ड्रामा जो कि एक्चुअली खुद ही एक बहुत मेजर क्लासिक है, उसमें अगर आप देखते हैं तो जो पूरा ड्रामा बेस्ड है ना, वो तोरा खान और दाजी जो दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन और इनका रिवेंज और इनकी आपस में जो क्लैश है उसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है एक तरह से। बिल्कुल, और बिल्कुल। तोरा खान का एक जो बैक स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह से उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ, उसने एज अ चाइल्ड उसने इतनी चीजें विटनेस की, अपने माँ के ऊपर अब्यूज होते हुए देखा। और जाहिर है जिस तरह से वो पूरा लेके उस कैरेक्टर को आप चले हो, जैसे कि वो पीछे म्यूजिक, बंगाली म्यूजिक बज रहा है और उस वक्त आप किस ट्रांस में जा रहे होते हो और उस वक्त आपके क्या एक्सप्रेशंस हो रहे होते हैं। What a commendable performance, seriously, like मतलब अगर आप उसकी लेयर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब वो एक एक एक्सप्रेशन जब पीछे म्यूजिक बज रहा है तो उस वक्त आप किस ट्रांस में हैं और किस दुनिया में हैं, वो एक्सप्रेशन से दिखाना वो कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। स्क्रिप्ट चूंकि बहुत अच्छा लिखा था मुस्तफा अफरीदी ने, और एक अच्छे स्क्रिप्ट की हमेशा तलाश रही मुझे। और क्योंकि मुस्तफा अफरीदी खुद थिएटर से वाबस्ता रहे, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो खुद काफी टाइम उन्होंने गुजारा, और फिर वो एक बहुत ही अच्छे राइटर की सूरत में सामने सबके आए और उभरे भी। तो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट ड्रामा संगे मरमर है जो उन्होंने लिखा। और अगेन सेइंग के जो उसका प्लॉट था बहुत स्ट्रांग था,
साइमल्टेनियसली एक एक किरदार बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, बुना हुआ था, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी और साइकी कि कौन सा किरदार कौन सी सोच का मालिक है और कौन से किरदार के साथ क्या ट्रेजेडी है, उसका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। लाइक फॉर इंस्टेंस तोरा खान का एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो था माशरे में कि वो एक ऐसे माशरे में रहता है जो पठान ट्राइबल माशरा है और उसके अंदर उसके बाप ने बंगाली औरत से शादी कर ली तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो थ्रू आउट उसको एक तरह की अजीब किस्म की तनकीद का निशाना बनना हो रहा होता था। तोरा खान के साथ के लोग उसको अजीब नजर से देखते थे कि ये तो बंगाली माँ का बेटा है। तो वो जो डिफरेंसेस थे, वो जो टैबूज थे, उसको हिट किया मुस्तफा अफरीदी ने। उसके अगेंस्ट इस किरदार के थ्रू उसने ये सारी चीजें बयान की कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। तो उसका एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था कि मुआशरे में उसको वो स्टैंडिंग नहीं मिल रही थी, वो क्या कहते हैं उसको, रिकॉग्निशन उसको माशरे में वो नहीं मिल रही थी। एट द सेम टाइम उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस थे कि लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। फिर उसके फैमिली में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, उसकी बीवी से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। फिर उसने अपनी माँ को अपने ताया के हाथों मार खाते हुए देखा और फिर वो जख्मों की ताब न लाते हुए वो गुजर गई। तो वो एक रिवेंज की जो आग है उसके अंदर। तो एक्चुअली बड़े ही खूबसूरत तरीके से मुस्तफ़ा अफरीदी ने इस किरदार को लिखा कि बज़ाहिर तोरा खान एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा इंसान था। उसमें कोई ऐसा दोस्त यार आदमी था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। वो प्यार करने वाला, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, इज्जत करने वाला। लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग थी कि मैं अपनी माँ का इंतकाम लूंगा, क्योंकि उस कल्चर में बदला लेने का एक रिवाज है कि खून का बदला खून और हाथ का बदला हाथ, टांग का बदला टांग। तो वो कहता भी है, उसमें डायलॉग्स हैं ऐसे कि अपनी माँ के लिए वो जब उसके कपड़ों को लेकर उससे बातें कर रहा होता है, अपनी माँ से ख्यालों में बातें करता है कि उसने तुम्हारी टांग तोड़ी, मैंने उसका घर तोड़ दिया। तो वो उसे कहता भी है। तो थ्रू आउट आई प्लेड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ तोरा खान, नॉट हाईलाइटिंग द नेगेटिव साइड ऑफ तोरा खान। बस आउट ऑफ रिवेंज जो उसको समझ में आ रहा था वो उसने किया। बाकी अदरवाइज आई डिडंट टुक इट एज कि वो एक नेगेटिव रोल है या कोई वो बुरा आदमी है। और एक अप्रोच ये भी है, वैसे ये क्राफ्ट की बात है, कि जो नेगेटिव होता है या कोई बुरा आदमी होता है वो खुद को बुरा नहीं कहता, वो खुद को बुरा समझता भी नहीं है। और अगर वो कुछ बुरा कर भी रहा होता है तो उसके पास उसकी एक ठोस जस्टिफिकेशन होती है कि मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ, मुआशरे ने मेरे साथ ये किया, फैमिली ने मेरे साथ ये किया, लोगों ने मेरे साथ ये किया, तो अब मैं भी ये करूंगा। तो उस किरदार के अंदर उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, वो जो रेज था, वो मैंने प्ले किया उसका। तो पारस मुझे ये बताएं आप कि ये बात मुझे समझ में आई, लेकिन उसकी शादी देखिए बानो से हुई भी थी। बानो जो थी वो दाजी की बेटी थी, ठीक है। जब ये सब कुछ खत्म हो गया, सारे बेटे मर गए, वो वीक हो गए, दाजी भी, उस पॉइंट के ऊपर शीरी से शादी करने का उसका क्या मोटिव था? क्योंकि वो अगर रिवेंज लेना चाहता तो वो डायरेक्टली बानो से रिवेंज ले लेता, तो वो उसके लिए काफी इनफ था। तो उसको शीरी से शादी करके उस बेचारी, क्योंकि खुद विक्टिम है वो, और वो जानता भी है कि खुद विक्टिम है, उसके सर पे भी हाथ रखा है उसने, और उससे उसको सिंपैथी भी है, तो उसकी जिंदगी क्यों उसने बर्बाद की? ये बताओ मुझे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपसे पूछा है। हाँ, मुश्किल सवाल है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि वो उसके दिल में, तोरा खान के दिल में दाजी के खानदान के लिए एक गुस्सा था, एक रेज था, एक ऐसी चीज थी कि उसने कहा मैंने इतनी ह्यूमिलिएशन वाली जिंदगी गुजारी है। तोरा खान ने इतनी ह्यूमिलिएशन वाली जिंदगी गुजारी, इतना हर वक्त बेइज्जत होने वाली जिंदगी गुजारी, तो आउट ऑफ रिवेंज उस, अच्छा एक तो होता है ना डायरेक्ट रिवेंज, ही नेवर वांटेड टू टेक द डायरेक्ट रिवेंज। वो उस पॉइंट पे लाना चाहता था दाजी को और उसके पूरे खानदान को कि देखो तुमने मेरे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद करके जो किया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे। एक तो होता है डायरेक्ट रिवेंज, उसमें तो कोई ड्रामा नहीं है। वो तो फिर आप बोलेंगे बस वो आया, उसको वो लगा, उसने गोली से मार दिया। नो, ऐसे ड्रामा नहीं हो सकता। ड्रामा आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट होगा,
और कॉन्फ्लिक्ट तो था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी था। सो दाजी को उस नहज तक ले जाने के लिए तोरा खान ने ये सब कुछ किया, और उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए उसी के बेटे को मार के उसकी उसकी शीरीं से शादी की। इस वजह से भी कि वो बानो को ये दिखाना चाहता था कि देखो तुम मुझे काला समझती हो, तुम मुझे नस्ल परस्ती में मुझे पीछे छोड़ रही हो और मुझे बेइज्जत कर रही हो, तो देखो मैंने तुम्हारे ही भाई की बहन से शादी की तो मैंने नेकी की, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और फिर भी मैंने उससे शादी की, तो देख लो, और तुम मेरे साथ बच्चा भी नहीं पैदा करना चाहती हो, और देखो मैंने ये सब कुछ कर दिया। तो उन सबको नीचा दिखाने के लिए, और उसका एक, आपने एक सीन देखा होगा जिसमें बानो जो है वो आती है वापस तोरा हाँ की तरफ, कि बिल्कुल। कहती है अब सुलह कर लेते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा बच्चा भी पैदा कर लूंगी और वो सारी चीजें। तो उस पॉइंट पे वो उसको धुतकार देता है और कहता है कि मैंने कसम खाई थी जब तुमने शादी की रात मुझे कहा था कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो वो मुसल्ले पे खड़ा होके तो ये अपने आप से ये वादा करता है और कहता है कि जब तुम्हारा वक्त मेरे हाथों में होगा मैं उस वक्त भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। सो उसको एक सेटिस्फेक्शन होती है, तोरा खान के अंदर जो रेज होती है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसकी आग ठंडी हो रही होती है, और वो अपना बदला लेने की खातिर ये सब कुछ करता है कि बानो को दिखाना चाहता है, ताजी को दिखाना चाहता है कि तुम लोग कितने बेबस हो, और अपनी बेबसी से निकलने के लिए वो उनको बेबस करके खुशी फील कर रहा होता है। लेकिन उसके लिए वो एक बहुत ही कमजोर और एक विक्टिम औरत को इस्तेमाल करता है। तो फिर अच्छा आदमी तो नहीं हुआ ना फिर पारस। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन तोरा खान ये नहीं सोचेगा, ये तोरा खान की सोच नहीं हो सकती कि वो कहे कि मैं गलत हूं। और दूसरी बात ये कि राइटर का कमाल ये था कि उसने ये दिखाया उस ड्रामे के थ्रू कि औरत का इस्तेहसाल किस हद तक कहां कहां नहीं हो रहा। एक मर्द के मुआशरे में एक मर्द औरत को खिलौना समझ के उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो तोरा खान तो मर्द तो था, है मतलब, तोरा खान मर्द है, और अपनी इनर सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी झूठी अना को तस्कीन देने के लिए वो औरत का इस्तेमाल कर रहा है। हर लेवल पे औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर वो ये एक तरह की हिपोक्रेसी है जो हमारे यहाँ अंदर मुआशरे में लोगों के अंदर है, कि वो अपनी माँ के हक के लिए अपनी माँ का बदला ले रहा है, लेकिन इस्तेमाल औरत को ही कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली एक हिपोक्रेसी, ये ये एक मैं तुमसे हिपोक्रेसी है। ये एग्जैक्टली यही बात मैं कहलवाना चाह रही थी। बिकॉज एक पॉइंट के ऊपर मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे उसको शीरी में अपनी माँ की झलक नजर आती है, कि जितनी जी विक्टिम की माँ थी वैसी ही उसी तरह से विक्टिमाइज शीरी भी हुई है। तो इसलिए उसका उससे शादी करके और फिर उसको दूसरे दिन इतना टॉर्चर करना, ये चीज मुझे कॉन्फ्लिक्टेड हाँ। लगी। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज है, उसने शीरी के अंदर अपनी माँ का अक्स देखा और उसको उसके साथ भलाई करने की खातिर उसने शादी की। बट व्हेन ही गॉट टू नो कि ये तो औरंग के साथ इसकी मोहब्बत और माशका था। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल। जब तोरा खान को यह पता चलता है कि औरंग के साथ इसका माशका था और ये तो औरंग में इन्वॉल्व थी, तो अल्टीमेटली उस मुआशरे का मर्द होने के नाते वो बदजन हो गया अपनी बीवी से, और उस पर फौरन उसने तशद्दुद करना शुरू किया कि तुम तो उसके साथ सेट थी और मेरे साथ तुम शादी कर रही हो, और ये वो तो उसको भी वो उस तरह से। और दूसरा ये कि वो दाजी को ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ही बेटे की बीवी से शादी करके और उसको अपनी माँ की साड़ी पहना के उसके सामने खड़ा कर दिया लाके, कि देखो जैसे तुमने मेरे साथ किया था अब मैंने तुमसे उससे ज्यादा कर दिया। अब ये है उसकी जस्टिफिकेशन के तुमने मेरे साथ नहले पे दहला होता है ना, तो जैसे दाजी ने उसके साथ ज्यादती की, उसने उसके साथ डबल ज्यादती कर दी। सही है। मतलब क्या क्लासिक एंड थी उसकी, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल, इस ड्रामे को एंड किया है। मेरा ख्याल है ये इसको स्टैंडिंग ओवेशन, सच्ची बात है, इस ड्रामे को मिलना चाहिए कि जिस तरह इस ड्रामे को से बहुत पजीराई मिली, एक एक किरदार को बहुत पजीराई मिली, और इसी वजह से मुझे तोरा खान पे अवार्ड भी मिला। हाँ फॉर्चुनेटली मतलब ऑडियंस ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया। ऑडियंस कहती थी हमें समझ नहीं आता हम तोरा खान से मोहब्बत करें या नफरत करें, क्योंकि वो एट द सेम टाइम इतना अच्छा भी है लेकिन उसका एक्ट इतना क्रूअल भी हो जाता है।
सही बात है, सही बात सो है। अल्टीमेटली ऑडियंस की बेपनाह फॉलोइंग की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से मुझे अवार्ड दिया गया। और ऑब्वियसली उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को मेरी बहुत पसंद आई। और मैंने भी एक अरसे बाद परफॉर्म किया था, तो मैंने भी बहुत दिल से किया। और स्क्रिप्ट का हक था ये कि हम उस स्क्रिप्ट को इतने सीरियसली और इतने अच्छे से किया जाना चाहिए था, और किया गया। और इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट डायरेक्टर का है, जिसने सबको इतने अच्छे से डायरेक्ट किया और स्पाइन को पकड़ के रखा कहानी की, और कहीं इधर से उधर नहीं होने दिया। और बहुत अच्छा फिल्म आया। खिजर इदरीस उसके डीओपी थे, उन्होंने लाइटिंग बहुत अच्छी की, क्या फ्रेम्स बनाए। और लोकेशन प्लेड अ वाइटल रोल, बिकॉज उससे पहले काफी ऐसे ड्रामे चलते हुए आ रहे थे जो कि कमरों में बंद थे, चार दीवारी में कैद ड्रामे थे। ड्राइंग रूम में सीन हो रहा है, हॉल में सीन हो रहा है, टेरेस पे सीन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बाहर किसी शहर के होटल पे आउटडोर सीन हो रहा है। बट एकदम से सीनरी चेंज हो गई, किरदार चेंज हो गए, और इस तरह की सब्जेक्ट को कभी छुआ नहीं गया था। और इस तरह की डिटेल्ड स्क्रिप्ट बहुत अरसे बाद सामने आई। एग्जैक्टली, डिटेलिंग, इस ड्रामे की डिटेलिंग। मैं इस पॉइंट पे तो मैं एक बड़ा मजे की बात बताती हूँ कि हमारी एक बहुत क्लोज फैमिली है, जिनका ताल्लुक बेसिकली उसी इलाके से है, पठान है वो लोग भी। तो वो उसी इलाके से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने जो मुझे डिटेलिंग बताई कि जिस तरह से इन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा, इवन टू द एक्सटेंट के जिस तरह की चप्पलें नुमान इजाज पहनते हैं, या जो उठने का स्टाइल, या जो शॉल लपेटने का सब लोगों का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, इवन दे वर लाइक, ये क्या देख रहे हैं हम लोग। हमने तो कभी टीवी पे इस तरह से इतना डिटेल काम हमने देखा नहीं। और उन्होंने ही मजाक पता नहीं क्यों मेरा बना दिया था कि जब भी उनको मुझे चिढ़ाना होता था, मुझे कहते थे तुम तो तूरा खान हो, तुम तो तूरा खान हो। तो मुझे गुस्सा आता था, मुझे रिएक्शन होता था मेरा कि भाई देखो, आके तुम्हें मुझे शीरी नहीं बुलाते, मुझे तोरा खान क्यों बुलाते। ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि काफी मेरे कुछ दोस्तों ने ना संगमरमर नहीं देखा था अभी, और लेकिन एक टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था, हाइप क्रिएट हो चुकी थी, लोग देख भी रहे थे। तो इत्तेफाक से एक दिन वो अपने गांव गया तो गांव में वो बैठा ऐसे खाना खा रहा था। तो उसकी जो अम्मा है बूढ़ी, वो गुस्से में ना किसी लड़की पे गुस्सा आ गया, तो उसे कहे ए बानो, ठीक है। और कोई लड़का बुरा, किसने मस्ती कर दी, लड़के ने कुछ कर दिया क्या, तो उसके रहे तोरा खान। तो वो कह रहे ये तोरा खान बानो, ये क्या कह रही हैं आप। तो उसने कहा तुसी नहीं वेख्या, इतना चंगा ड्रामा है तो तुसी नहीं वेख्या। वो कहता है नहीं। वो कहती देखो ना फिर। तो उसने लैपटॉप खोला और उसने देखना शुरू किया। तो वो हैरान रह गया कि यार, फिर उसने मुझे फोन किया कि यार पारस, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों का ड्रामा इतना मशहूर है कि मेरी माँ यहाँ गाँव में बैठी हुई, उसने तो टैगिंग करना शुरू कर दिया है कि बुरी लड़की को अगर कुछ डांटना है तो उसे बानो कहना है, और अगर लड़के को कुछ कहना है तो तोरा कहना है। तो इस हद तक लोग इन्वॉल्व हो गए, और ना उसने मुझे सिर्फ बहुत फिर मेन ना सराहा। सिर्फ मेन रोल्स पारस, बल्कि बुलबुल। बाकी बुलबुल का रोल अभी तो मैं क्या बुलबुल। कमाल, फिनोमिनल एक्टर। हसन नोमान इज अ फिनोमिनल एक्टर, मुझे बहुत पसंद है वो। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका और मिला। ज्यादातर सीन्स आपके बुलबुल के साथ है एक्चुअली। बहुत सारे जी, सीन्स। बुलबुल के साथ जो सीन किया मैंने, बहुत मैंने एंजॉय किया। और वो इतने अच्छे इंसान है खुद, हसन नोमान, और क्या मजेदार एक्टर है वो। और अच्छा। कितना मजे से उन्होंने काम किया, और मजा आ गया। मतलब एक एक मोमेंट जो उन्होंने साथ गुजारा उधर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैं, हमारा एक सीन था वहां पे जहाँ जहाँ पीछे एक डेरा दिखाया है, जिसमें मेरे अक्सर बुलबुल, तोरा खान और बुलबुल के सीन होते हैं। तो वहां पे जहाँ चारपाई रखी है उसके साथ ही जो है ना, नीचे एक बहुत ही नीचे स्टीप था, खाई की तरह नीचे होता था पहाड़ से ना। तो एक दिन मैं खड़ा हुआ था, ये बात किसी को नहीं पता, मैं आज आपके शो पे बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एज पे खड़ा था, और मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि पीछे खाई है और मैं गिर सकता हूँ। तो मैंने एक स्टेप पीछे लिया, ओह माय गॉड। ऐसे ही बेख्याली में एक स्टेप पीछे लिया, तो मेरा पाँव डिसबैलेंस हुआ और मैं पीछे जाने लगा। मैं पीछे, अगर उस वक्त हसन नोमान ना होते तो मैं नहीं होता। हसन नोमान ने मुझे बाजू से पकड़ के उन्होंने अपनी तरफ खींचा और मुझे बचा लिया। कह रहा लड़के क्या कर रहे हो। तो मैं एकदम से, मैंने नीचे देखा, मैंने कहा ओ ये तो मरते मरते मैं बचा हूं, मैं तो नीचे चला जाता।
अगर हसन नुमान उस वक्त नहीं होते और वो मुझे ना देखते और मुझे उस मोमेंट में पकड़ के अपनी तरफ ना खींचते, तो उनके साथ वैसे ही एक प्यार वाली मोहब्बत हो गई और भाइयों की तरह उन्होंने बहुत ख्याल रखा। इवन नुमान एजाज साहब ने बहुत शफकत से, बहुत प्यार मोहब्बत से साथ काम किया। और जब भी कोई सीन होता था उनके साथ तो वो अलग से बिठा के रिहर्स कर रहे होते थे मेरे साथ, और मैं उनके साथ रिहर्स कर रहा होता था। और हानिया सईद, क्या मतलब, मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। नहीं, वाकई सारे लेजेंड्स, और आपका कमबैक और आते ही इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करना। अब सिर्फ ये वाला नहीं, इसके बाद फिर आगे जो आपने नेक्स्ट ड्रामा किया आंगन, उसमें भी कोई लेजेंड्स की कमी नहीं थी। तो बिल्कुल। एक लेजेंड, और वो आपका वो रोल कंप्लीटली मतलब 180 डिग्री पे चेंज। जाहिद का रोल किस खूबसूरती के साथ माशाल्लाह आपने वो रोल किया कि लाइक मुझे नहीं पता कि आपके पास रिस्पॉन्स किस किस्म का आया होगा उसका, लेकिन बहुत मजा आया उस रोल में भी, बहुत मजा आया। बहुत, और मैं बहुत लकी हूँ कि इतने बड़े लेजेंड्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उनकी मोहब्बत मिली और उनकी शफकत मिली। कबीर खान साहब, इरसा गजल, नूरुल हसन, मतलब क्या मैं आपको बताऊं, समीना अहमद, हसन हसन अहमद, और इफ़त और उज़मा, और इन सब ने इतना जबरदस्त काम किया। और सबका अच्छा, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो संगे मरमर था या आंगन था, उसकी कामयाबी के पीछे सबकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी होती है कि वो एक कलेक्टिव चीज होती है जो सबके सामने आती है। तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स के मशहूर होने का दारोमदार इस पर भी है कि उसमें जो कास्ट है, उसमें जो लोग हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, अपने काम से कितने कमिटेड हैं, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आंगन में भी हर एक्टर वॉज डेडिकेटेड, और बहुत सारे तो उसमें लेजेंड्स हैं, इरसा गजल, कबीर खान साहब, नूरुल हसन, मतलब दे आर फिनोमिनल एक्टर्स। और जब आप ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। उज़मा हसन, उसके साथ काम करने से आप, मतलब आपको दिल चाहता है, जब एक्शन का रिएक्शन मिल रहा होता है ना बहुत अच्छा, तो ऑटोमेटिकली आपकी और आपका काम अच्छा होना शुरू हो जाता है। कितने फायजा इफ्तिखार ने जो स्क्रिप्ट लिखा आंगन, वो भी बहुत बेहतरीन था। और खासतौर पे जाहिद के किरदार के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये उन लोगों को डिपिक्ट करता है। देखें, दीन मजहब एक बहुत ही जाती पर्सनल मसला है हर इंसान का, लेकिन कुछ लोगों का जो है दीन या मजहब जो है वो अभी हलक से नीचे उतरा ही नहीं होता, तो वो प्रचार शुरू कर देते हैं। पहले खुद अमल नहीं करते, दूसरों पे शुरू हो जाते हैं कि तुम अमल करो। तो आपने एक शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सरकार का एक बड़ा मशहूर शेर है कि रोजो नमाज पिण चंगो कम, पर हु को ब्यो फहम जैसा पस जे पिरी खे। इसका मतलब यह है कि रोजा नमाज, हज ज़कात, ये फराइज हैं, बहुत अच्छे काम है, इनको करना लाजमी है, ये फर्ज है। लेकिन वो कोई और अमल है जिससे तुम अपने रब को राजी करते हो। तो ये जाहिद पे पूरा उतरता था ये शेर के, रोजा भी रख रहे हो तुम, नमाज भी पढ़ रहे हो, इबादत भी कर रहे हो, लेकिन जो अमल जिससे रब को राजी करना है वो तुम नहीं कर रहे हो। तुम अपने घर में अपनी बीवी के साथ सही नहीं चल रहे हो, अपने माँ बाप के साथ सही नहीं चल रहे हो, कमा धमा नहीं रहे हो। और अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तुम्हारी भाभी कमाने के लिए, तो तुम बातें बना रहे हो। और अभी मजहब तुमने पूरा पढ़ा नहीं है, दीन तुमने खुद पूरा पढ़ा नहीं है, तुम उस पर पूरे तरह से अमल पैरा हुए नहीं हो, और दूसरों पे तुमने जो है जोर जमाना शुरू कर दिया है कि तुम ये लोग, ये दीन की दूरी का नतीजा है और ये है और वो है। मतलब इस पे बहुत ज्यादा मामला थे कि तभी लोगों को ये पसंद आया। और अक्सर लोग मुझे कहते थे हमारे घर में भी एक ऐसा किरदार है, हमारे मामू ऐसे हैं, हमारे चाचा ऐसे हैं, हमारे ताया ऐसे। तो ऐसे किरदार बहुत ही इंटेलिजेंटली फायजा इफ्तिखार ने लिखा कि ऐसे किरदार मुआशरे में मौजूद हैं जो खुद अभी अपने अपने दीन पे, अपनी उस चीज पे नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरों पे एनफोर्स करना शुरू हो गए। और जहां तक ताल्लुक है, जाहिर एक इस मुआशरे में आप देखें, अगर कोई मर्द है और वो दीन पे चलना शुरू हो गया है और वो शरीयत का पाबंद हो गया है, तो वो फोर्सफुली, भाई किरदार से, हमारे दीन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से लोगों को मुतासिर किया, अपनी नरमी से, अपनी आजिजी से, अपनी मोहब्बत से उन्होंने दीन फैलाया।
लेकिन जाहिद के किरदार में एक्सट्रीमिज्म था, वो एक एक्सट्रीमिस्ट था, रिजिड था बहुत ज्यादा, तो उसकी रिजिडिटी लोगों में पाई जाती है यहाँ पे, वो एक्सट्रीमिज्म लोगों में पाया जाता है जिसका असर उसकी बीवी पे भी पड़ता था। बाकी आई डोंट रिमेम्बर दो सीन्स जिसमें वो फिजिकल हुआ है अपनी बीवी के साथ, या उसको उसने उस पर हाथ उठाया या कोई तशद्दुद किया है सच, बट मे बी शायद हुआ हो। मुझे याद नहीं आ रहा, आंगन में खास तौर पे नहीं आ रहा, लेकिन हाँ संगे मरमर में बिल्कुल था उसका, संगे कि वो इतनी मरमर जबान दराजी करती है कि वो जो है उसकी गर्दन वर्दन पकड़ लेता है, एक दफा थप्पड़ भी मार देता है। वो तो करती भी वैसे माशाल्लाह बहुत कुछ है उसके साथ बहुत ज्यादा कुछ कर देती है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, इसमें एक और चीज भी है कि इन ड्रामों में जिसमें वो ये दिखाते हैं कि मर्द जो है वो अगर तशद्दुद कर रहा है, अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, तो एट द सेम टाइम आप देखें कि उसकी जो बीवी है उसको उकसा भी रही है, उसके साथ उस लेवल पे आ जाती है कि वो बंदा जो है वो पागल हो रहा है और वो इस फिजिकल एक्ट में चला जाता है। हालांकि ये सारी चीजें जाहिर है ये गलत हैं, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। हम्म वो हमारे यहाँ कुछ टीवी ड्रामों के अंदर कुछ स्टीरियोटाइप्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक जी। मेल है तो वो स्ट्रांग होना जरूरी है, उसका एग्रेसिव होना उसका बहुत जरूरी है, वायलेंट होना जरूरी है। औरत है तो उसको बेचारी होना जरूरी है, उसका मार खाना जरूरी है। मर्द होगा तो वो उसको इमोशनल नहीं दिखा सकते, औरत हम बहुत इमोशनल होगी। हमारी इंडस्ट्री में बैलेंस नहीं अभी हो पा रहा। देखें एक जगह जहां देखिए मैं पहले भी अपने एक इंटरव्यू में ये मैंने कहा था, अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन जेंडर बायसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आई एग्री। ये जो जेंडर बायसेस है ना, ये बहुत मसला क्रिएट कर रहे हैं। देखिए इंसानियत की बात करनी चाहिए, मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है, बिल्कुल। दोनों इमोशनल बीइंग्स हैं, दोनों के एहसासात हैं, दोनों के जज्बात हैं। ठीक है, कोई एक कसूरवार हम आप किसी एक को हम खड़ा कर दें कटहरे में कि तुम कसूरवार हो, दोनों कसूरवार होते हैं। एट द सेम टाइम दोनों का कोई ना कोई कसूर होता है। बाकी हमारी हमारे जो ड्रामे हैं वो डिफेक्ट करते हैं हमारे मुआशरे को, तो हमारे मुआशरे में यही चल रहा है। लेकिन कहीं औरत का किरदार बहुत ज्यादा ऐसा होता है जो कि काबिल मजम्मत होता है, कहीं मर्द का किरदार बहुत ज्यादा काबिल मजम्मत होता है। लेकिन चूंकि औरत के साथ ऑब्वियसली एक वैसे ही वो एक कमजोर समझी जाती है, और उसका हमेशा उसको पोर्ट्रे किया जाता है कि वो मजलूम है, और ये सारी चीजें मैं समझता हूँ हमारे ड्रामों में औरत को मजबूत भी दिखाना चाहिए, उसको पावरफुल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुआशरे की बहुत सारी औरतें पावरफुल हैं, जैसे हमारी माएँ बहनें हैं, उन्होंने वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंसिव है, मतलब उन्होंने पूरा पूरा घर संभाला, पूरी पूरी फैमिलीज को संभाला, घर चला रही हैं औरतें। मतलब मैं समझता हूँ कि एक औरत का स्ट्रॉन्ग इमेज भी सामने आना चाहिए, सिर्फ उसको मजलूम नहीं दिखाना चाहिए कि वो मजलूम है, पिसे जा रही है, जुल्म सहे जा रही है। दिस इज रॉन्ग। और बैलेंस करना चाहिए, जहां इस सोसाइटी में मर्द भी हैं औरत भी हैं, और दोनों में बैलेंस होना तभी होगा जब हम अपने कंटेंट के थ्रू हम लोगों का माइंड चेंज करेंगे और दिखाएंगे और सोच चेंज करेंगे। अभी अगर हम ये दिखाते रहेंगे कि मर्द जालिम है, मर्द स्ट्रांग है, तो मर्द का तो देख देख के दिमाग खराब हो जाएगा, और औरत को दिखाया जाएगा मजलूम है, तुझे पिसते ही रहना है, तो वो बेचारी बोलेगी यार ड्रामों में भी दिखा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं। लेकिन अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता करके, मैंने अभी फिर पिछले साल से देख रही हूँ तो चीजें चेंज तो हो रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ कैरेक्टर्स के अंदर कुछ इवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, औरतों के फीमेल लीड्स के अंदर भी और मर्दों के कैरेक्टर्स को लेके भी। तो आई थिंक ये इट्स अ पॉजिटिव चेंज। अच्छा चलिए थोड़ा लाइट नोट, हाँ बोले बोले, प्लीज गो अहेड। हाँ। एक चीज ये है कि हमारे यहाँ औरत की इज्जत है हमारे मुआशरे में, क्योंकि एक मजहबी मुआशरा भी है ये, एक दीन पे भी चलने वाले लोग, तो हमारे यहाँ औरत औरत का मकाम है, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में, उसका एक उसकी एक इज्जत है, उसका एक इकराम है, उसकी उसका एहतराम है। तो मेरा ख्याल है इन इन चीजों पे बात करनी चाहिए कि औरत का मकाम क्या है और उसको कैसे इज्जत देनी चाहिए। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का जो मकाम दीन में उसको इज्जत दी, इकराम दिया, तो हमें इस कंटेंट के थ्रू ये रियलाइजेशन करानी चाहिए कि औरत इज्जत के काबिल है, उस वो मोहब्बत के काबिल है, उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उस पर जोर जबरदस्ती और ये वो सारी चीजें जो दिखा रहे ही जा रहे हैं बस। बाकी इंसान इंसान की बात करनी चाहिए।
तो इंसान एट द सेम टाइम मर्द भी है, औरत भी है, दोनों की गलतियां भी हैं, दोनों की अच्छाइयां भी हैं, तो दोनों को हाईलाइट करना चाहिए अगर प्रॉपर रियलिटी दिखा रहे हैं तो। चलिए अब हम थोड़ा सा एक नॉन सीरियस बात की तरफ आते हैं। कॉमिक टाइमिंग मुझे लगता है आपकी बहुत जबरदस्त है। तो कॉमेडी में अच्छा। आप बहुत जबरदस्त है। आंगन में अगर आप देखें, चले वो एक सीरियस ड्रामा था एक तरह से, लेकिन फिर भी उसमें एक कॉमिक टाइमिंग थी कि जिस तरह से जाहिद के जुमले आते थे उसमें मुस्कुराहट आ जाती थी। उसमें ऑब्वियसली जुमला कहना, जुमला लिखा हुआ तो उस तरह से होता था, मगर जी उसको जी। जिस तरह से किया गया, कहा गया, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आपने ज्यादा कॉमेडी में काम नहीं किया? नहीं, मैंने कॉमिक कॉमिक रोल्स किए हैं, और इनफैक्ट मेरे इनिशियल प्रोजेक्ट्स में से काफी ऐसे थे जो कॉमिक थे। अच्छा। और जैसे परफ्यूम चौक मैंने एक किया था, वो एक सोप था और वो कॉमिक था। अच्छा। तो कॉमिक मुझे नहीं लगता, शायद आपने ये बोला है, मैंने कॉमेडी बहुत कम की है, हम्म। बहुत कम की है मैंने कॉमेडी, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है, और मुझे लगता है कि कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, हम्म। बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल काम है। और सच। हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे मुश्किल काम लोगों को हंसाना है। एग्जैक्टली तो ये तो आप जैसे लोगों को तो ज्यादा इस तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग कर हाँ। सकते हैं। अच्छा, नेचुरली नेचुरली बाय बर्थ शायद मेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी हो, लेकिन मैंने ज्यादा सीरियस रोल्स किए हैं, और आपने ये कहा है तो मैं इस पे सोचूंगा कि मेरी कॉमिक आपकी टाइमिंग अच्छी है। आपकी वो इस एक्सप्रेशन। वजह से है, वो शायद इस वजह से है कि मैं थिएटर करता हूँ, और हम्म। थिएटर में टाइमिंग का बहुत काम है। और वैसे भी एक्टिंग के अंदर टाइमिंग ही सब कुछ होती है, कि आप अपना जुमला किस पेस में, हम्म। किस टाइमिंग में कहते हैं कि वो उसका हक अदा हो, हम्म। उसको किस तरह से बोला जाए, किस टाइमिंग के साथ, और कितनी पेस में बोला जाए। तो ऑब्वियसली ये तो है। और हाँ, कॉमेडी इज अबाउट टाइमिंग। हम्म। जो डायलॉग की कॉमिक टाइमिंग ही कॉमिक होती है बेसिक, कि हम्म। आपने एक सीरियस बात भी ऐसी टाइमिंग में बोली कि वो ह्यूमरस हो जाती है, कॉमेडी में आ जाती है। एग्जैक्टली। तो जाहिद के रोल में मार्जिन था, ये मार्जिन था उसके अंदर। हम्म। और ये कैरेक्टर लिखने वाले का कमाल है, हम्म। राइटर का कमाल होता है कि वो कैसा जुमला लिख रहा है, हम्म। और फिर एक्टर का कमाल होता है या परफॉर्मर का होता है कि वो उसको किस टाइमिंग में कहता है। जाहिद की बहुत सारी बातें सीरियस होती थी, लेकिन टाइमिंग ऐसी होती थी कि वो कॉमिक हो जाता था। एग्जैक्टली। यही बिल्कुल यही तो मैं कह रही थी कि लाइक लिखने वाले ने तो जुमला लिख दिया, लेकिन जिस तरह से आपने परफॉर्म किया उसको आपने एक थोड़ा सा कॉमिकल एंगल दे दिया, जो कि जी शायद जी। हर किसी के बस का नहीं होता। तो सोचिए इस पे हाँ, आप। पारस, मैंने क्योंकि एक, आपको एक एक नए डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मजा आएगा आपको कॉमेडी के रोल्स में देख के। हर तरह हाँ हर मैं चाहता तरह हूँ। मारना धोड़ना और वो गुस्से वाले कैरेक्टर्स ना करें, अब आप थोड़ा चेंज करें अपने आप को। हाँ, सही कह रही हैं आप बिल्कुल। मैं अब इस बारे में सोचूंगा हम्म। कि कुछ कॉमिक भी किया जाए, कॉमेडी भी की जाए, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ करना। और कभी अपॉर्चुनिटी आई इंशाल्लाह ऐसी, तो मैं जरूर करूंगा। परफेक्ट। अली बख्श कितना ओहो, कितना आपके दिल के करीब है। बिल्कुल करीब नहीं है। अली अच्छा। बख्श से कोसों दूर हूं मैं। और अली बख्श तो एक बहुत ही खूंखार किरदार था। हाँ, ऐसा किरदार मैंने कभी किया नहीं था। किसी ने मुझे कहा था, ऐसे नहीं वो प्रिडिक्ट करते हैं जैसे लोग कि आपको नेगेटिव रोल बहुत मिलेंगे, हम्म। तो उसी की कड़ी में मुझे ये अली बख्श का किरदार भी मिला। ऐसा किरदार मैंने कभी किया नहीं था, और मैं चाहता था करना। और अपॉर्चुनिटी जब आई और मुझे जब उसकी ब्रीफिंग दी गई, तो काफी क्वाइट कन्विंसिंग था। और एक खामोश किरदार, अपनी खामोशी से अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना, आंखों से। उसमें बहुत, आंखों के आंखों साथ से बहुत था। बहुत उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन था। तो अपना एहसन तालिश साहब, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी मुझे, मीर फारूक जमान का किरदार बताया, और उसके साथ जो अली बख्श
का किरदार बताया, वो उसका राइट हैंड होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए जो अपने ताबेदार है अपने मालिक का, और उसके एक हुक्म पे जो है वो किसी को भी मार काट देता है। तो अच्छा, चैलेंज मुझे लेना पसंद है, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा इस किस्म का किरदार करना, और वाकई में बहुत चैलेंजिंग था कि अपने आप को उस मूड में रखना और फिर उस सारी चीज को पोर्ट्रे करना। तो आई हैव नेवर डिड दैट बिफोर। तो काफी मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ती थी, अपने आप को सस्टेन करना पड़ता था, अपने मूड को, अपने सारी चीज को वैसे। तो अली बख्श का किरदार मेरे लिए बड़ा मुझे नहीं पता था कि लोगों को इतना पसंद आएगा। मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था लोग कहेंगे ये क्यों कर लिया, ये क्या कर लिया तुमने, ये भी। तो लेकिन नहीं, लोगों ने तो बहुत पसंद किया और मीम्स बनना शुरू हो गए उस पे। और जो इंटरनेशनली जो फैंस हैं वो तो मजे मजे के वीडियोस बना के भेजते थे। हाँ। एक मेरे फैन है कनाडा में होते हैं, उनके बच्चे वो बड़े शौक से देखते थे, तो उनका बेटा जो है वो अली बख्श बन के ऐसे मूछें लगा के फिर वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते थे, और फिर मुझे बताते थे देखिए हम अली बख्श, मेरा बेटा अली बख्श बना हुआ। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड के एक तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामा बहुत शौक से वसूख से देखा जाता है, उसके अलावा कैरेक्टर्स की फॉलोइंग होती है। और मेरे साथ फॉर्चुनेटली ये रहा है कि हमेशा मैं जो किरदार करता हूँ उस ड्रामे की फॉलोइंग अलग होती है, उस किरदार की फॉलोइंग अलग होती है। और इनफैक्ट वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था अली बख्श का, लेकिन लोगों में बहुत मशहूर हुआ वो किरदार। बहुत रिस्ट्रेन्ड किस्म का कैरेक्टर था। मतलब आपको एक 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 ही तरह के एक्सप्रेशंस के साथ, एक ही बॉडी लैंग्वेज के साथ, आपको पूरे ड्रामे में मार्जिन नहीं था कि आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करें। तो ये तो जी बहुत बड़ा एक कंटिन्यूटी के हिसाब से तो मेरा ख्याल एक बहुत मुश्किल रोल था, बहुत ही मुश्किल रोल था। तो बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। हमारे उस्तादों ने भी हमेशा हमें यही सिखाया और समझाया कि व्हेन यू डोंट हैव अ लाइन, जब आपके पास कोई लाइन नहीं होती बोलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो अदाकारी वहां से शुरू होती है। वेल सेड। जैसे आप स्टेज पे खड़े हैं, स्टेज पे तो लाइव मीडियम है ना। अब आप स्टेज पे खड़े हैं और आपके पास कोई लाइन ही नहीं है बोलने के लिए, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो उस इस किरदार में वही था कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नाउ व्हाट वुड यू डू? देन कम्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आप अब परफॉर्म क्या कर रहे हो, अब आप क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशन क्या है, और फिर एक्सप्रेशन को सस्टेन करना। अब बोल रहे हैं तो तेवरियां भी बदल रही हैं, एक्सप्रेशन भी बदल रहे हैं, अंदाज भी बदल रहे हैं, बट व्हेन यू हैव नथिंग टू से, यू हैव जस्ट स्टैंड एंड, मतलब वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर वो उस कहानी में उस किरदार की जो एंडिंग थी वो मुझे बहुत अपील की थी, कि वो आखिर में अपने मालिक को भी उसके हुक्म पे मार देता है और फिर खुद को भी मार देता है। तो इतनी वफादारी आउट ऑफ नोवेयर, मतलब इनफैक्ट आप अगर गौर से आप देखें दोबारा भी तो आपको ये पता चलेगा कि अली बख्श की कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं थी उस पे। ही वाज सस्पिशियस कैरेक्टर, पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, बस खानदानी नौकर है, वह दिलो जान से बस जान देने के लिए भी तैयार है मीर फारूक जमान के। लेकिन सवाल पैदा होता है क्यों? क्यों? तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला क्यों, इतनी वफादारी क्यों? हाँ क्यों, हम भी तो पूछते वो हैं। बस इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बिकॉज स्क्रिप्ट में अली बख्श की ऐसा कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं थी। बस आपका ये क्या था कि वो, ख्याल है, आपका क्या ख्याल है क्या हुआ होगा? मैंने बैकग्राउंड स्टोरी ये बनाई थी अपने किरदार को लेके कि मीर फारूक जमान ने शुरू से अली बख्श पे हाथ रखा था, और वो उसका वफादार खानदानी नौकर है। तो जो वफादार खानदानी नौकर होते हैं वो इसी तरह से वफादार होते हैं, बाप दादा से चलते हुए इस तक ये मामला तो उसके चले, और उसने हमेशा वो दिलो जान से अपने मालिक के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है। ये उन लोगों में से था। बाकी ऐसा उसकी कोई ऐसी बैकग्राउंड स्टोरी मेंशन नहीं थी, लेकिन अपनी डिटेलिंग के लिए मैंने ये बिल्कुल चीजें रखी थी। मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, बिल्कुल मेक्स एब्सोल्यूट सेंस।
तो अब हम आते हैं मुराद, फिर माँ घाट। इमेज ही ऐसी बन गई ना, इमेज को चेंज करे, तभी तो कह रही हूँ कॉमेडी करे। अब बहुत होगी मार धाड़। हाँ सही क्या कह है रही हैं मुराद? आप। क्या है मुराद? क्यों है ऐसा? मुराद मुराद भी ऐसा से कमतरी का शिकार एक किरदार है इस माशरे पे। ऐसे कई किरदार हैं जो इस किस्म की सिचुएशन से शायद गुजरे हों। तो मेन जो मसला है, सिंपल देखें, हमारे यहाँ फैमिली ड्रामास बन रहे हैं और घुमा फिरा के वही शौहर, वही बीवी, वही मामा, वही चाचा, वही ताया और वही भाई, वही बहन, वही सारी चीजें कि घुमा फिरा के फैमिली ड्रामा ज्यादा बन रहा है। जाहिर है साइंस फिक्शन पे तो काम नहीं हो रहा, या कोई ऐसी आर्ट फिल्म या मूवी या ड्रामा बन रहा हो जिसमें डिफरेंट तरीके के किरदार सामने आ रहे हों, या इनफैक्ट संगे मरमर जैसे ड्रामे बहुत कम लिखे जा रहे हैं, या मेरे ख्याल से तो लिखे ही नहीं जा रहे। वो वंस इन अ वाइल कोई ऐसा ड्रामा सामने आ जाए। तो मुराद का किरदार ऑर्डिनरी एक कैरेक्टर है जो कि डिपिक्ट करता है इस मुआशरे में उन लोगों के कपल्स को जिनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, और बहुत ज्यादा गलत फहमियों की वजह से और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से उनके बीच में एक कहा जाए कि गलत फहमियां हैं जो उन्होंने कभी बात करके क्लियर नहीं की। उनको टेबल टॉक करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। अब इसमें भी देखें आप, इसमें सिर्फ कसूर मुराद का नहीं है। ज़ैनब को क्लियर करनी चाहिए बातें। अगर उसके दिल में जो बात है उसको कह देनी चाहिए। वो उसे कहता भी है बोलती क्यों नहीं हो, बोलती क्यों नहीं हो, तो वो बोलती नहीं है। तो जब बोलेगा नहीं इंसान तो गलत फहमियां ही पैदा होंगी। चुप रहेगा, सिर्फ बैठ के अपने आप को क्लियर नहीं करेगा तो गलत फहमियां ही पैदा होंगी। दूसरा, उस कहानी के अंदर जैनब का जो रोल है, उसमें उसका शुरू में जो एक ब्रेकअप होता है, उसके बाद जबरदस्ती शादी मुराद से कर दी जाती है। फिर मुराद तक जो जैनब का वर्जन पहुंचता है कि वो पहले से उसका सिलसिला था और जबरदस्ती मुझसे शादी करा दी गई। और फिर उसकी मुराद की एक बुरी आदत उसके अंदर जो ताना देने वाली, कि अब मुसलसल अपनी बीवी को समझने के बजाय या उसकी तकलीफ को समझने के बजाय, डिस्कस करने के बजाय उसको तानों पे ताने दिए जा रहा है। सो ये भी एक सीख मिलती है इस किरदार से कि जो इस मुआशरे के मर्द हैं जिनका अपनी बीवी से इस तरह का रिलेशनशिप है अब्यूसिव, कि वो ताना देना और हर वक्त उसको टीज करते रहना। तो एट द सेम टाइम देखा जाए तो वो मुराद भी खुद भी टीज हो रहा है जैनब की वजह से। उसको भी वो खुशी नहीं मिल रही, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो मुस्कुरा के बात करना चाहता होगा, वो उसके साथ हंसी मजाक करना चाहता होगा, बातें करना चाहता होगा, घूमना फिरना चाहता होगा, अच्छा माहौल रखना चाहता होगा, बट थ्रू आउट वो एक, वो कहता है ना कि जिंदा लाश, वो कहता है पहले पहले सीन में। तो जैनब को जिंदा लाश नहीं बनना चाहिए, मतलब उसको भी पुरानी चीजों को भुला के और अच्छे मूड के साथ रहना चाहिए। लेकिन उसमें मैं ये कह रही थी कि अगर आप वो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं रकीब से, आई एम नॉट श्योर जी आप जी फॉलो कर। जी, मैंने कुछ देखा है रकीब से, हाँ, थोड़ा सा देखा, ज्यादा नहीं देख पाया अभी। उसमें जो रोल है साकिब समीर जो कर रहे हैं रफीक अली, जी 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 उसमें जी जी और मुराद में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है रोल में। ऑलमोस्ट, अब पता नहीं आपने शायद हाँ, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट, हाँ हाँ मैंने शुरू की कुछ किस्सें देखी हैं, और अभी उसके बाद मैं बिजी हो गया तो नहीं देख पाया था। लेकिन हाँ, उन दोनों का मसला सेम है ऑलमोस्ट। का आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मारने मूरने की, काटने की बातें कर रहा है, टोटे टोटे करके नहर में फेंक दूंगा। हाँ तो लेकिन एक एक पॉइंट पे आके दोनों का कॉन्फ्लिक्ट सेम है। सेम है। तो है। मैंने दो अदद फिल्म्स की हैं। एक मदारी की है, और एक फिल्म है कारमा के नाम से। इंशाल्लाह वो जब हालात बेहतर होंगे, सिनेमास खुलेंगे, तो मंजर आम पर आएगी। और अगर कोविड की यही सिचुएशन रही या कुछ ऐसा रहा और सिनेमाज अभी खुलने में देरी हुई, तो सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे, शायद किसी पोर्टल पे दिखेगी। आजकल तो और देख रही हूँ कि एक और बहुत सीरियल भी कुछ अरसे बाद ARY पे आएगा। अच्छा। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि शॉर्ट फिल्म्स का बहुत ज्यादा
रिवाज है जो छोटी छोटी 20 मिनट्स की डाइजेस्टिव की, और बाकी उस पे वेब सीरीज भी बहुत सारी डिजिटल पे आ रही हैं, तो बिल्कुल। उसकी तरफ आपका रुझान नहीं है? आप खुद ही प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करें, एक्ट भी करें? हाँ बिल्कुल है, रुझान है, और अभी चीजें मैं कुछ लिख रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी मैं करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वेब का बहुत ज्यादा इस वक्त काम हो रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत हो रहा है। और इसकी एक और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम में तो कुछ लॉबीज हैं, ठीक है, और वो अपने ही उनकी टीम्स हैं, उनके लोग हैं जिनके अराउंड सारी चीजें घूमती हैं। खुद ही फाइनेंसर फाइनेंस कर रहा है, और प्रोड्यूसर्स भी वही उनके अपने हैं, और पूरे डायरेक्टर्स भी हायर्ड हैं, एक्टर्स भी। तो इसीलिए एक यंग लॉट है बहुत सारी जो बाहर से फिल्म मेकिंग पढ़ के आई है, जो पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं। तो वो अपना जाहिर है अपना कैरियर परसू करने के लिए फिल्म मेकिंग का वो यहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, और शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, और फीचर फिल्म भी इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कमर्शियली वेब सीरीज के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारा यूथ है, वो लड़के लड़कियां जो फिल्म मेकिंग पढ़ के बाहर से आए हैं या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या पढ़ के फारिग व तहसील हो चुके हैं फिल्म मेकिंग से। तो क्राइटेरिया मतलब चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। और दूसरा, अभी आर्ट को समझने के लिए, इस काम को समझने के लिए फाइनेंसर प्रोड्यूसर ऐसा होना चाहिए जो इस काम को समझे। अभी उसकी थोड़ी सी कमी है, वो पूरी होगी आहिस्ता आहिस्ता, ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें होंगी। बाकी ऑब्वियसली मैं इस वक्त प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ चीजों में। और प्रोड्यूस करूंगा भी तो ऑब्वियसली मैं अभी अपने पैसे नहीं लगा सकता, ये रिस्क मैं अभी नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट अभी कोविड की वजह से भी बहुत डाउन है, और लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करें तो हम प्रोड्यूस करें या कुछ करें, सोचें इस बारे में। बाकी इस वक्त अपने पैसों पे कोई चीज बनाना इज अ बिग रिस्क, कि उसका आउटकम क्या होगा, रिटर्न क्या मिलेगा, अभी हमें कुछ पता नहीं है। बिकॉज अभी थोड़ा सा सिचुएशन कंजस्टेड है, और काफी मामलात अभी खुलने हैं, बिकॉज कोविड की वजह से उस दौरान काफी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। हम्म 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 सही। तो अच्छा, आप धूप की दीवार में भी काम कर रहे हैं क्या? धूप की दीवार हसीब हसन साहब ने डायरेक्ट किया है, और उसमें मेरा एक किरदार है। वो देखेंगे आप इंशाल्लाह, जब वो मेरे ख्याल से C5 पे आएगा वो, तो उसमें मेरा एक किरदार है। कुछ एक दो एपिसोड में शायद आप देखेंगे। अच्छा, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मजा जी आएगा जी, देखने में। जरूर आएगा। वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है मैंने किया है, हम्म। और वो सरहद के उस पार एक हम्म। किरदार है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गई। हाँ, उसका वो हाँ बैकग्राउंड ऑब्वियसली अब तक तो काफी चीजें खुल के आ गई हैं सामने, कि जी। उसके क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा, तीनों मीडियम से, चारों मीडियम से, बल्कि रेडियो भी किया आपने? रेडियो, मैंने रेडियो पे इंटरव्यूज दिए हैं कुछ। बाकी मैं जब भी जाता हूँ इंटरव्यू देने, तो वहां पे लोग मुझे कहते हैं कि आप रेडियो क्यों नहीं करते। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ रेडियो भी करना, और कभी अपॉर्चुनिटी मिली ऐसा तो मैं कोई शो जरूर करूंगा इंशाल्लाह। अनकरीब FM पे सुनेंगे आप लोग। चलो, तो रेडियो, अब चले, अभी अभी तक उसको छोड़ देते हैं। टीवी है, स्टेज है, ऑब्वियसली थिएटर, फिल्म है। आपने तीनों जगहों पे काम किया है, तो सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता थिएटर में। है? लाइव ऑडियंस। थिएटर 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 इज माय फर्स्ट लव, और एंड दिस इज बिकॉज के आई एम अ पैशनेट एक्टर। और क्योंकि थिएटर जो है वो एक्टर्स मीडियम है, इसीलिए मुझे थिएटर बहुत पसंद है। थिएटर इज लाइफ, और जिंदगी चलती हुई महसूस होती है जब थिएटर होता है। और साल में एक दो बार मैं जरूर थिएटर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थिएटर चलता रहना चाहिए। और थिएटर, अगर आप डेडिकेटेड पैशनेट एक्टर हैं तो आपको थिएटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थिएटर जो है एक्टर्स मीडियम है, उसमें आप बादशाह होते हो। हम्म हम्म उसमें कोई कट नहीं होता, बस एक्शन होता है, और फिर एंड तक एक्शन होता है। हमारे शो की तरह। हाँ हाँ अभी हम कट कर देंगे। हाँ, अभी हम नहीं रैपिड, माशाल्लाह। हाँ, रैपिड करते हैं, दो तीन सवाल जल्दी जल्दी, बहुत ही सिंपल सिंपल से।
म्यूजिक भी बजाते हैं। जी। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने में मजा आता है? मैंने बचपन में तबला सीखा था, लेकिन चूंकि फिर एजुकेशन की वजह से और फिर अपने कैरियर की वजह से मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन तबला बेसिक मुझे बजाना आता है। जितनी ताल, डिफरेंट ताल्स हैं, 16 मात्रे की, 16 बीट्स की, 8 बीट्स की, 7 बीट्स की, 5 बीट्स की, तीन ताल, दादरा, कहरवा, कलवाड़ा और मुगलाई वगैरह। तो तबला मैं बजाता हूँ। बचपन में मैंने सीखा था। उस्ताद बहार शाह बाबा के ग्रुप के एक तबला नवाज थे। उस्ताद बशीर अहमद खान साहब के उस्ताद भाई हैं वो। और अल्लाह उनको सेहत के साथ रखे। तो उन्होंने मुझे तबला सिखाया था। बचपन में मैं तबला बजाता हूँ। और गिटार मैं बजाता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं साइरस, वो गिटार बजाते हैं बहुत अच्छा। तो थोड़ा बहुत उनसे मैंने सीखा। तो बेसिक तबला बजा लेता हूँ, थोड़ा बेसिक गिटार बजा लेता हूँ। उस पे अपने मैं लिरिक्स लिखता हूँ, पोइट्री करता हूँ, तो उसको कंपोज करके मैं गा भी लेता हूँ। तो ये एक एक्टिविटी है जो मैं करता हूँ। अभी कुछ गाने हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मैं रिकॉर्ड करूँ और फिर वो मंजर आम पर आए लोगों के, उनको पता चले कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ और ये टैलेंट भी है। तो ये अभी छुपा हुआ है टैलेंट, किसी किसी को पता है, दोस्तों में पता है, रिश्तेदारों में पता है, लेकिन आम आवाम को, बाकी मेरे फैंस को इतना नहीं इस बात का इल्म कि मैं प्रॉपर म्यूजिक भी करता हूँ। माशाल्लाह। तो आज आप हमें क्या गा के सुना रहे हैं पारस? आप बताएं, आप क्यों कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं या मैं अपना कुछ सुना दूं आपको? हाँ, आप अपना सुना दे। बल्कि जाने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने न सिर्फ ये ड्रामा सीखा है, बल्कि आपने गालिबन पढ़ाया भी है ड्रामा। तो अभी जी, तक मैं आर्ट। वो कोर्सेज कर रहे हैं इसके, जो इंटेंसिव ड्रामा कोर्सेज जो कराची में आप? जी हाँ, मैं शुरू में जब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में था, फिर मैं पास आउट हुआ, तो मैंने कुछ 6-8 महीने वहाँ पे पढ़ाया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टिंग पढ़ाई। उसके बाद जो है हमारे ही नापा के सेकेंड ईयर के ग्रेजुएट हैं अली शेख, हम्म। उन्होंने एक्टर स्टूडियो कराची स्टार्ट किया, तो कुछ वक्त मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया, उधर की फैकल्टी में मैं हूँ। हम्म। और अभी इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में थिएटर आर्ट्स डिपार्टमेंट की फैकल्टी में हूँ और मैं एक्टिंग पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ओके। जी। देखो जरा, हम तो उस्ताद साहब से बात कर रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि हम एक्टर से बात कर रहे हैं, हम तो उस्ताद से बात कर रहे हैं। अब क्या करें, काम ही यही है, काम ही यही सीखा है, इस पे इतना टाइम लगाया है। तो आई बिलीव इन, जैसे हमारे उस्तादों ने अपने क्राफ्ट को, अपने इस काम को आगे फैलाया, बढ़ाया, तो मैं भी इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को, जो सीखा है, जो समझा है, आगे शेयर करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सीखना चाहते हैं। ये जज्बा होना चाहिए। हम्म। कल मैं देख रही थी तो इंस्टाग्राम पे एक बहुत गर्मा गर्म किस्म की एक वो चल रही थी, हैशटैग। तो अगर आप उस पर कोई कमेंट करना चाहें तो बेशक कर लें, नहीं करना चाहें तो छोड़ दें। तो इट्स एंटायरली योर चॉइस। हाँ, बिकॉज अभी करंट है, एक बात चल रही है, तो बिल्कुल मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आर्टिस्ट जितने भी हैं, खासतौर पे हमारे मुल्क में, तो उनको भी बिल्स भरने होते हैं, उनका भी घर होता है, उनकी भी मामलात होते हैं जैसे बाकी लोगों के होते हैं। तो पूरी दुनिया में ये रूल है कि एक्टर्स को रॉयल्टी दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई रूल नहीं है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। और पूरी दुनिया में जो आर्टिस्ट हैं वो अपना काम करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, पूरी जिंदगी उनको उसकी रॉयल्टी मिलती है। और चाहे यूके हो, कनाडा हो, या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसमें आर्टिस्ट की कदर बहुत होती है। ए क्लास सिटीजन्स में वो आते हैं और सारी जिंदगी उनको उनके काम की रॉयल्टी मिलती है। यहाँ पे ये रुझान नहीं है, मैं समझता हूँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी जमाने में पीटीवी में ये रूल था कि रॉयल्टी दी जाती थी, लेकिन अब वो, उसके बाद वो रूल, वो पॉलिसी खत्म हो गई और फिर उसको कोई नहीं देखता। यहाँ आर्टिस्ट का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई हुकूमती सतह पे कहीं पे भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। और बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो ड्रामा बना के एक्टर्स को एक टाइम उनकी फीस दे देते हैं, उसके बाद उसी ड्रामे को कई बार रिपीट करके उस पर रेवेन्यू कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन एक्टर्स को कुछ नहीं देते जिनके चेहरे पे वो चीज चल रही है और बिक रही है। तो उनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। ये बहुत एक ज्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए।
और पाकिस्तान में भी एक्टर्स को रॉयल्टीज मिलना शुरू हो जानी चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में। और अब सोचना क्या, बस अब अमल करके ऑर्डर पास कर देना चाहिए कि आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिले। ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, मैंने भी कल देखा था और मुझे भी, मैं आई एम विथ यू ऑन दिस। आई थिंक कि आप लोगों ने बहुत ही जायज मुतालबा किया है, थोड़ा देर से किया है लेकिन बहुत ही जायज मुतालबा किया है। इसीलिए आई थिंक मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है। आई थिंक कि हम सबको भी उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। बहुत मेहनत का काम है, हम सिर्फ उनको आधा घंटा 1 घंटा देखते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इस 1 घंटे के ड्रामे को देखने के लिए इसके पीछे कितनी 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 मेहनत लगती है। और उसका उनको प्रॉपर इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए, रॉयल्टी इनका हक अब है। जैसे मैं अब आप ये देखें ना कि संगे मरमर कई बार रिपीट हुआ, आंगन कई बार रिपीट हुआ, कई ड्रामे ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, और जब वो रिपीट होते हैं तो उन पे कमर्शियल भी मिलते हैं उनको, और चैनल कमाता भी है। तो जिनका फेस है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, वो तो बस एक टाइम में उनको फीस मिल गई, बस वो तो पैसे खत्म भी हो गए हमारे। लेकिन जब दोबारा आपकी एक क्रिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अगर आप सामने आ रही है तो उसका मुआवजा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उसकी परसेंटेज मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया में राय चाहिए तो रूल। हाँ, और ये सिर्फ एक्टर्स को नहीं बल्कि सब लोगों को मिलके तमाम आर्टिस्ट को राइटर्स, डायरेक्टर्स बिल्कुल, और एक्टर्स, सिंगर्स, कंपोजर्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं, इवन हमारे पैरों भी। स्कल्पचर्स, पेंटर्स, होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सुना रहे थे? मैं आपको क्या सुनाऊं? मेरी पोएट्री जो होती है वो एक तरह से, चूंकि मैं जिस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे वालिद साहब ने हमेशा अदबी, पॉलिटिकल और इनकलाबी कलाम गाए, कंपोज किए। और मेरे दादा जो हैं वो सूफी शायर थे, तो उन्होंने हक सच की बात की हमेशा। जो सच कड़वा होता है लेकिन असर रखता है बहुत, कड़वी गोली होती है अंदर जाके असर करती है। तो मैं भी जरा रिबेलियस लिखता हूँ। और एक अभी गिटार हो तो मैं आपको गिटार पे भी सुना सकता हूँ। क्या बात है, तो जबरदस्त। मुझे एक मिनट, हाँ, मैं जरा आप कोशिश ठीक करता है, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप करें आराम से, जबरदस्त। हाँ, एक मेरे पास मेरा गिटार अभी पता नहीं ट्यून्ड है नहीं है, मैं इस तैयारी में तो नहीं था, कि मुझे नहीं अंदाजा था कि मुझे ऐसा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। ये पारस एक्सक्लूसिव हो जाएगा ये। जी। कह रही हूँ, ये तो पारस एक्सक्लूसिव शो हो जाएगा। चले। हाँ, हाँ, जबरदस्त। अब पता नहीं, माजरत के साथ तमाम म्यूजिक के चाहने वालों, इजाजत है। प्लीज। ये मेरी एक पोइट्री है, और है थोड़ी मैसेज है इसमें, कुछ बातें हैं इसमें, वो दिलों तक पहुंचे इंशाल्लाह। और ये मैंने रिलीज नहीं किया है गाना अभी, लेकिन आपके लिए, आपके शो के लिए थैंक यू। एक्सक्लूसिवली मैं आप वर्स करता थैंक यू। हूँ। आ, ला, 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 ला। रस्ते से मेरे हट जाओ, रस्ते से मेरे हट जाओ, बस बहुत हुआ अब थक जाओ, बस बहुत हुआ अब थक जाओ। कब तक सितम तुम ढाओगे, यूं बार बार आजमाओगे। ए, ए, आ, आ, ला 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 ला। कर लो जो भी तुम्हें करना है, कर लो जो
भी तुम्हें करना है, एक दिन तुम्हें भी मरना है, एक दिन तुम्हें भी मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। ए ए ए आ आ ला 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 ला। दुनिया की नजरों में आला, दुनिया की नजरों में आला, दौलत के नशे में धुत हो तुम, दुनिया की नजरों में आला, दौलत के नशे में धुत हो तुम। हम भूख प्यास से मर गए तो तुम खा खा के मर जाओगे। ए ए आ आ ला 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 ला। यूं घमंड में जब तुम फिरते हो, यूं घमंड में जब तुम फिरते हो, कसम से नंगे लगते हो, यूं घमंड में जब तुम फिरते हो, कसम से नंगे लगते हो। इज्ज के कपड़े सिलवाओ फिर पहन के बेशक इतराओ। ओ ओ आहा आहा ला 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 ला। आओ मैं तुमको बतलाऊं, आओ मैं तुमको बतलाऊं, तुमको खुदा से मिलवाऊं। आओ मैं तुमको बतलाऊं, तुमको खुदा से मिलवाऊं। एक बार जो दिल में झांकोगे, तुम भी खुदा को पालोगे। और फिर पता है क्या होगा? ओ हो आहा आहा ला 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 ला। थैंक यू। जबरदस्त 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 जबरदस्त। थैंक यू। इंटेंस इंटेंस। जबरदस्त। पारस, आपके अंदर कितने और टैलेंट छुपे हुए हैं, मुझे तो परेशानी हो रही है। वेरी इंटेंस। ये कब रिलीज कब करेंगे आप? बस इंशाल्लाह सबकी दुआएं रहीं और टाइम मिल गया, सही मौका होगा इंशाल्लाह कभी ना कभी जल्द। एंड आई एम प्लानिंग फॉर माय ओन चैनल इंशाल्लाह, तो उस पर मैं रिलीज करूंगा ये सारी चीजें। काफी रैप सॉन्ग्स लिखे हुए हैं जो मुझे रिलीज करने हैं। दोस्त यार कहते रहते कर लो, लेकिन मैं अपने कामों में इतना बिजी रहता हूँ चीजों में कि फिर मैं सोचता हूँ कब करूंगा। तो इंशाल्लाह जल्द कभी कोई ऐसा मौका आएगा जब मैं कामयाबी से रिकॉर्ड कर लूंगा इनको, तो फिर वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह सामने आएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच पारस, आप इतने बिजी हैं, इसके बावजूद भी आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला है। मैंने तंग नहीं, बहुत आपका किया बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट वाज वर्थ इट। और बहुत बहुत आई एम श्योर आपके बहुत सारे जो फैंस हैं उनको आपका एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज देखने को आज मिला होगा, जो उन्होंने इससे पहले नहीं रियलाइज किया होगा कि आपके अंदर इतना सूफियाना आदमी भरा हुआ है। तो सीरियसली मुझे तो अंदाजा हो गया था आपसे एक आध दफा बात करके, लेकिन जो खुल के आप आज निकल के आए हैं माशाल्लाह, तो बहुत 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 आपको दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और जो है आपको भी शुक्रिया और आपके वालिदैन को भी बहुत शुक्रिया। बहुत आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और आपके शो के चैनल के तवज्जुद से मेरी दिल की बात सब तक पहुंची, और ये दिल की बात है, दिल तक पहुंचे। और मेरे लिए सब दुआ करें। और मैं अपने तमाम फैंस का, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम हम्बल्ड। आप सबका प्यार मेरे पास पहुंचता रहता है सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और हर तरह से।
तो बहुत प्यार समेटता रहता हूँ मैं, सबकी बहुत सारी दुआएं मुझे मिलती रहती हैं, मैं आप सबके लिए बहुत दुआ गो, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे ही दुआओं में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच पारस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, रमजान का टाइम है, आपको सहरी के लिए तैयारी करनी होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे तो गपशप लगेगी इंशाल्लाह। चले, जरूर, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह।